नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र आधारित सिस्टम वर्क को लेकर एक नया और अंगूठा प्रयास किया है। आपको बता दें कि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है, एक क्लिक के ऊपर अब काम होता हुआ नजर आएगा। सीएम ने ये कहा है कि अब एक क्लिक को लेकर पोर्टल पे आने से अब लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और इसको लेकर अब लगातार प्रयास किया जा रहा है। ऑनलाइन सेवाओं से लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। सीएम ने आगे यह भी कहा है कि 22 लाख पिछड़ा वर्ग के परिवारों ने परिवार पहचान पत्र में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और इनमें से 19 लाख परिवारों की इनकम पीपी के माध्यम से वेरीफाई हो चुकी है। इनका डाटा अपडेट कर दिया गया है और सीएम ने यह भी बताया है कि परिवारों की इनकम वेरिफिकेशन का काम और भी तेजी से लगातार चल रहा है। जिनकी इनकम वेरिफिकेशन अभी बाकी है, यदि उन्हें पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र चाहिए तो वो अपने सरल पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकेंगे। तत्काल प्राथमिकता देते हुए इनकी इनकम वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और जल्द से जल्द पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र बनाया जाएगा। उधर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले को लेकर विभागीय समीक्षा बैठक की है और इस दौरान उन्होंने पायलट के तौर पर 5 जिलों में राशन डिपुओं के माध्यम से दिए जा रहे आटे की गुणवत्ता और आपूर्ति के प्रभाव के बारे में समीक्षा बैठक की। साथ ही अधिकारियों को ये आवश्यक दिशा और निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार का ये प्रयास है कि पोषक तत्वों से भरपूर इस फोर्टिफाइड राशन गरीबों लोगों और स्वास्थ्य के माध्यम से पहुंचाया जाए और उसको सुधारा जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि फोर्टिफाइड आटे को छोटी पैकिंग बनाई जानी चाहिए ताकि पैकिंग खोलने पर खराब होने की संभावनाएं कम होती हुई नजर आए। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने वाला है और इस प्रस्ताव पर हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में मंजूरी मिलती हुई नजर आई। बैठक में 11 एजेंडे रखे गए हैं और हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में क्या कुछ खास होने वाला है, इस रिपोर्ट से समझिए। 8 अगस्त से शुरू होगा मानसून सत्र। दोपहर 2 बजे से होगी सत्र की शुरुआत। इस बार होगी ई विधानसभा। हरियाणा विधानसभा होगी पेपरलेस। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 8 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में विधानसभा सत्र की तारीख तय हुई है। खेल मंत्री संदीप सिंह ने कैबिनेट बैठक के बाद एजेंडे के बारे में जानकारी दी और ये बताया है कि 8 अगस्त से दोपहर 2 बजे से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। साथ ही ये भी बताया कि सत्र की अवधि का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में लिया जाएगा। मानसून सत्र जो है वो 8 तारीख को सोमवार को 2 बजे से शुरू होगा और गवर्नर साहब को उनका न्योता दे दिया जाएगा और ज़्यादा लंबा चौड़ा कोई था नहीं और एजेंडे जो थे वो बहुत छोटे एजेंडे थे, 11 एजेंडे थे, जिसमें से मेन तो यही था कि एक हरियाणा म्यूनसिपल एक्ट जो है उसमें 2% जो स्टैम्प ड्यूटी है उसमें 1% जो है वो एमसी जो है एरिया के उनको दिया जाएगा और एक जैसे अथॉरिटीज हैं जैसे जीएमडी है, एफएमडी है, पीएमडी है, इनको दिया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये बताया कि इस बार विधानसभा पेपरलेस होगी। सीएम मनोहर लाल ने ये कहा कि ये विधानसभा पर्यावरण के नाते भी उपयोगी साबित होगी। मुख्यमंत्री ने ये बताया है कि हरियाणा को जल्दी विधानसभा का नया भवन भी मिलने वाला है। सारी दुनिया वो एक प्रकार से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है कि विधानसभा में अब हम ई सेवा इसके माध्यम से अपने सारे काम अब ऑनलाइन करेंगे। जो बड़े बड़े गट्ठड़ हमको कई बार मिल जाते हैं बजट के समय या विधानसभा के अन्य जो कमेटियों की रिपोर्ट्स होती हैं उसके नाते से
भर भर के ले जाते हैं। अब आपको कोई किताब नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा तो ये कहना है कि ये विधानसभा का जब सारा शुरू हो रहा है, अब इसमें जैसे ही स्टार्ट होगा विधानसभा का सत्र, प्रश्नोत्तर सारे जो आपको बंडल, अब मंत्रियों को तो पूरे बंडल लेके जाने पड़ते हैं, सब तैयारी करनी पड़ती है, सबके पास भी आते ही हैं, चाहे स्टार्ट प्रश्न हो चाहे अनस्टार्ट हो, सब उसी के अंदर लोड हो जाएंगे। इसलिए हमारे विधायकों को अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए ई सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। इतनी शायद पुस्तकें हम अपने घर में ले जाकर पढ़ भी नहीं सकते, हर कोई लाइब्रेरी में जा नहीं सकता। लिया अपना, उसके अंदर लोड किया, सेव किया, फाइल बनाई, चलते आते जाते, चाहे आप गाड़ी में बैठे हैं वहां देख सकते हैं, घर में बैठे हैं वहां देख सकते हैं, नाश्ता कर रहे हैं वहां उसको देख सकते हैं। यानी इसका उपयोग अपने साथ, जैसे एक शरीर हमारा चलता है, साथ हम अपने आईपैड को, लैपटॉप को लेके चलते हैं, तो जहां मर्जी खोलो, जहां मर्जी देख लो। इसका बहुत बड़ा एक उपयोग होने वाला है। एकदम इसमें पारदर्शिता आएगी, और पारदर्शिता के साथ साथ जैसे बताया पेपरलेस। आज पर्यावरण के नाते भी संयोग से हमारे संसदीय कार्य मंत्री पर्यावरण मंत्री भी हैं, तो पर्यावरण के नाते भी बहुत बड़ा एक उपयोग होगा। कागज बचेगा। कागज बनाने में आखिर तो पर्यावरण दूषित होता ही है, पेड़ कटते हैं, पेड़ों से कागज बनता है, फिर उसकी प्रिंटिंग होती है, वेस्ट होता है, फिर उस कागज को उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए फिर हमको आग लगानी होती है या कोई और उपयोग करते हैं। पर्यावरण का दूषित होना भी इससे काफी बचता है कि बहुत जल्दी हमारा विधानसभा का एक नया भवन ये भी हमको मिलने वाला है। जमीन मोटे रूप से उसके ऊपर सहमति बन गई है, कागजी कार्रवाई उसकी थोड़ी बाकी है, उसको पूरा करेंगे। ये भवन भी अपने पास रहेगा और नया भवन भी हमारे पास होगा। इसका उपयोग और नए भवन का उपयोग जैसे जैसे करना होगा उस हिसाब से करेंगे, ताकि स्थान की जो कमी पड़ रही है वो न हो। आज तो हम जितने भी वहां ऑफिस हमको विधानसभा में चाहिए उतना स्थान भी नहीं है। कल को असेंबली की संख्या हमारी बढ़ जाए तो हम उससे ज्यादा कुर्सियां उसमें लगा नहीं सकते हैं, तो ये सारी संभावनाएं आगे हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने हरियाणा विधानसभा के पेपरलेस किए जाने पर अपनी राय दी है। कंवरपाल गुर्जर ने ये कहा है कि पहले कागज का काफी नुकसान होता था, पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचता था, लेकिन विधानसभा के पेपरलेस होने से विधायकों को अब लाभ होगा। इससे बहुत लाभ होगा। देखिए, काफी लंबे टाइम से इस प्रकार की डिमांड थी कि पेपरलेस विधानसभा होनी चाहिए, क्योंकि काफी पेपर लगता है विधानसभा में और पेपर की वजह से बहुत सा पर्यावरण का भी नुकसान होता है, यानी कि पेड़ कटते हैं, पेपर बनता है, उससे भी है। और आज एक टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी आपको जो चीज़ चाहिए तो बहुत जल्दी से आप कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हो। तो इस प्रकार की डिमांड थी, तो अब इससे विधायकों को बड़ा फायदा होगा। मान लीजिए क्वेश्चन डालना विधायक ने, तो पहले विधायक फिजिकली वहाँ पे आता था तब क्वेश्चन देता था। अब इस प्रकार की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी बैठ के कहीं भी प्रश्न वो अपना डाल सकता है। अब देखना ये होगा कि इस बार विधानसभा में कितने नए प्रस्तावों को पारित किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। उधर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ ईडी की ओर बार बार पूछताछ किए जाने का लेकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है और इसी कड़ी में हरियाणा कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन को दर्ज करवाया। प्रदेश के कई जिलों में कांग्रेस के प्रदर्शन की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और पहली तस्वीर पानीपत की, जहां पर कांग्रेस के नेता बुल्लू शाह सहित नेता कार्यकर्ताओं के साथ लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर यमुनानगर की बताई जा रही, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, जबकि कैथल में कांग्रेस नेता दिल्लू राम की अध्यक्षता में कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में भी कांग्रेस विधायक मेवा सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन किया है, जबकि गुरुग्राम में हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी विवेक बंसल के नेतृत्व में लगातार कार्यकर्ता और नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। रेवाड़ी से भी कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव की अध्यक्षता में कांग्रेस लगातार सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रही है, जबकि भिवानी में कांग्रेस के विधायक रावदान सिंह और हिसार में कांग्रेस के नेता कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस ने ईडी की ओर सोनिया गांधी की पूछताछ को लेकर लगातार प्रदर्शन किया है। आज तो प्रदर्शन पूरे देश में हो रहा है बीजेपी की जास्तियों के विरुद्ध। जास्ती है ना, जास्ती नहीं करनी चाहिए।
अगर कोई, मैं तो एक बात हंस के कहता हूँ, कोई चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस 2 मिनट में सामान बरामद कर लेती है। इतने दिनों में 8 सालों में बरामद क्या किया है, उसका हिसाब दें लोगों को। तमाशा करते हैं, रोज तमाशा करते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ईडी का, सीबीआई का इस्तेमाल सरकार कर रही है लोगों का ध्यान बांटने के लिए, असली मुद्दों पे लोगों की चर्चा ना हो, इसका निंदनीय है। ये प्रदर्शन, जैसा कि अभी मंत्री जी ने बताया कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी को ईडी बार बार 75 साल की उम्र में बुलाकर प्रताड़ित कर रही है। 10-10 घंटे उनसे पूछताछ होती है। जैसे कि हमने पिछली बार भी देखा, आदरणीय राहुल गांधी जी को बुलाया गया, 5-6 दिन लगातार उनसे पूछताछ हुई। जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध करने की कोशिश की तो अपने पुलिस बल का प्रयोग करके उनको वहां धरने नहीं दिए गए। हमारे नेताओं को जेलों में डाला गया। सारी रात हमारे नेता थानों में बैठे रहते थे। आज ये धरना प्रदर्शन, रोष प्रदर्शन कह लो, जिस तरह से देश के अंदर ईडी जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, आज उसके विरोध में हम सभी कांग्रेस पार्टी के यहाँ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों में राहुल जी पे उनको 1 हफ्ता तक लगातार परेशान करके रखा वहाँ पर जांच के लिए, और इसी तरह से मैडम सोनिया गांधी जी को जैसे कल बुला कर रखा, फिर 25 तारीख की फिर तारीख दी गई है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से मौजूदा सरकार इस ईडी का दुरुपयोग कर रही है, उसके खिलाफ हम सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। देखिए, मुख्य तौर पर जो कारण है, जो जीएसटी का बोझ जिस तरीके से दिन प्रतिदिन आम जनता पे बढ़ रहा है और महंगाई आज अपने चरम पर है, और अभी जो पिछले दिनों खाद्य पदार्थों पे जो जीएसटी लगा, उसको लेके हमने विरोध, और जो अग्निपथ वगैरह जिस सरकार की जो कुशासन है, जो नीतियां हैं, जो जन विरोधी हैं, उनके खिलाफ हम लोगों ने ये पदयात्रा का हमने ये कार्यक्रम किया था। बहुत सारे मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने विरोध प्रदर्शन किया है। जैसे कि आपने देखा, पिछले दिनों में राहुल गांधी जी को ईडी के द्वारा बुलाया गया, और कल श्रीमती हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी जी को भी गलत रूप से जो ईडी के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरोध के अंदर कांग्रेस पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है। आएगा किसी को इनकम टैक्स का, ताकि वो अपनी बात को जनता के सामने रख सकें। इसके प्रति विरोध करने के लिए आज हम सब लोग इकट्ठे हुए थे, और सोनिया जी को जो इन्होंने ईडी ने दोबारा बुलाया है, इससे पहले राहुल जी को बुलाया था, उनकी संतुष्टि नहीं होती। सरकारें आती रही जाती रही, लेकिन कभी किसी सरकार ने इस तरह का काम नहीं किया कि विपक्ष के नेताओं के साथ इस तरह से दुर्व्यवहार करें। इस बात का विरोध था, इस बात का रोष प्रदर्शन हमारे जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठाने के लिए। और हमारे नेता राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ जिस तरह से हम इस बात को बदसलूकी ही कहेंगे, सोनिया जी हमारी वरिष्ठतम नेता हैं, उन्हें ईडी में बुलाना क्या इन्हें ये शोभा देता है? इतनी सीनियर हमारी लेडी, उनको नेता को क्या इन्हें अगर कुछ पूछना था, पहली बात तो पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे पब्लिक डोमेन में होते हैं कागज़, लेकिन इन्होंने स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई है, केवल उनको अपमानित करने की ये कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये ना भूलें कि ये पार्टी गांधी की, नेहरू जी की, पटेल। उधर सोनीपत शहर के सुभाष चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, और गोहाना के विधायक जगवीर मलिक ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर रख दी। सरकार सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से विरोधियों को लगातार दबाने और गलत प्रयोग करने का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश भर के अंदर विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं और ऐसे में विधायक सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। तो आम आदमी का आखिर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व लगातार विरोध प्रदर्शन जो है वो दर्ज करवाता हुआ नजर आ रहा। इसी के विरोध में प्रदेश भर में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, और विधायक सुरेंद्र पवार ने यह कहा कि सोनिया गांधी को बार बार परेशान भी किया जा रहा है, और आगे कहा कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्थाएं जो हैं पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। किसी को वैसे ही बुला लो जो अखबार 1997 नेहरू जी ने शुरू किया, और उसका 100 साल के बाद पूछना शुरू कर दो, तो भी आज हो और 100 साल के बाद पूछताछ हो। इसका मतलब यही 8 साल से क्या कर रहे थे? केस दर्ज करवा दिया गया था आज से 7-8 साल पहले,
लेकिन जो ही कोई चुनाव नजदीक आता है। उधर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नार्को समन्वय केंद्र की राज्य स्तरीय समिति की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और नियंत्रण को लेकर गांव और वार्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक तैयार रोडमैप के अनुसार विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार के ध्येय के अनुरूप हरियाणा राज्य मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो मादक पदार्थ की रोकथाम के लिए विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर जागरूकता अभियान चलाकर समाज को जागरूक करने का लगातार काम कर रहा है और साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि समाज से नशे की मुक्ति को लेकर सरकार के प्रयासों के साथ साथ लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। जेजेपी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अब इस बार इंसो में 20वां ऐतिहासिक स्थापना दिवस रणघोष के रूप में मनाया जाएगा और यह स्थापना दिवस राजस्थान की राजधानी जयपुर में 5 अगस्त को आयोजित होगा। इस दौरान उनके साथ इंसो का सोनीपत इकाई के अध्यक्ष शुभम नैन भी मौजूद रहने वाले हैं और दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जेजेपी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान में भी युवा चेतना की आवश्यकता है। इसी के मद्देनजर रखते हुए इंसो का 20वां स्थापना दिवस राजस्थान के जयपुर में मनाने का निर्णय लिया गया है। बस 20वां स्थापना दिवस हम आगामी 5 अगस्त को राजस्थान के जयपुर मनाने जा रहे हैं। लेकिन बहुत लंबे अरसे के बाद क्योंकि पीछे कोविड रहा तो बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाए। इस साल बहुत ज़्यादा उत्साह है। सभी स्टूडेंट्स की, सभी एक्टिविस्ट की लोग साथ जुड़े हुए हमारे संगठन से, विशालतम संगठन से सबकी मांग थी कि बड़ा प्रोग्राम इस बार किसी अन्य प्रदेश में प्रांत में इंसो के विस्तार के स्वरूप किया जाए, तो हमने ये फैसला लिया। उधर चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा का 59वां सीनियर नेशनल पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा भी पहुंचे। डिप्टी स्पीकर के पहुंचने के बाद खिलाड़ियों में लगातार उत्साह बना रहा और परिचय देते हुए प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी अवसर पर विधानसभा डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने यह बताया है कि हरियाणा सरकार के द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इनाम की घोषणा की गई है और हरियाणा के खिलाड़ियों ने विश्व में अपना परचम लहराया है और अपने देश और प्रदेश का नाम लगातार रोशन किया। तो वहीं पर रणवीर गंगवा ने नूंह में डीएसपी की हत्या पर निंदा व्यक्त की है और साथ ही कहा कि डिप्टी स्पीकर रणवीर गंगवा ने यह बताया कि सरकार के द्वारा डीएसपी हत्याकांड को लेकर टीम का गठन किया गया है और हत्याकांड में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। एसोसिएशन की 69वीं सीनियर नेशनल पुरुष प्रतियोगिता कबड्डी की आज हो रही है। मैं इसके लिए धन्यवाद करूंगा हमारे एमपी राज्यसभा कृष्ण पंवार जी का और इनकी पूरी टीम का कि बहुत ही शानदार आयोजन करने का काम किया है और लगभग पूरे देश से टीमें आ रही है और यहाँ इस तरीके की प्रतियोगिता का आयोजन करना उससे पूरे देश की एक अच्छी जो टीम है उसका इन्हीं बच्चों में से, इन्हीं जो खिलाड़ियों में से उनका। उधर विधायक रणधीर सिंह गोलन पुंडरी के खंड शिक्षा कार्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राइमरी स्कूल के टीचरों से उनकी समस्याओं को सुना है और स्कूल का जायजा भी लिया। वहीं इसी बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए रणधीर सिंह गोलन ने यह बताया है कि अभी भी कुछ स्कूलों के अंदर शौचालय या रास्तों की कमी बताई जा रही। स्कूल में इसी प्रकार की खामियों को दूर करने के लिए स्कूल के अध्यापकों से रूबरू हुए हैं और स्कूल के सामने पानी की निकासी नहीं होने के कई सवाल भी निकलकर सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि बहुत पुरानी समस्या हो चुकी है और इस समस्या का समाधान बस कुछ ही वक्त में हो जाएगा। अब पिछले साल हम यहाँ पे 7 टीचर थे, जिनमें से 3 टीचर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर में चले गए और एक जो मुख्य शिक्षिका थी वो रिटायर हो गई है।
अब हम यहाँ पे 3 टीचर हैं और बच्चे हमारे पास अब करंट में 150 बच्चे हैं। तो टीचरों की कमी के कारण जो बच्चों को हम टाइम देना चाहते हैं, जो उनको देना चाहते हैं, वो नहीं दे पा रहे। इधर उधर के कार्य बहुत हो जाते हैं। मेरे अलावा जो 2 टीचर हैं वो BLO भी हैं और दूसरे कई तरह के काम हैं, उनके लिए भी उनको जाना पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री के आदेशानुसार और शिक्षा मंत्री के आदेशानुसार आज की जो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उन सभी अध्यापकों की मीटिंग बुलाई थी। BO साहब को मैंने निवेदन किया था कि शुक्रवार को एक बार आप 2 ट्रक में एक बारी प्राइमरी स्कूल के और दूसरी बार मिडिल हाई स्कूल के सभी प्रिंसिपल कर अध्यापकों को जो हेड टीचर उनको बुलाए। उसी विषय में आज मैं अपने BO में आया था। और सरकार की एक सोच है, माननीय मुख्यमंत्री की एक सोच है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो कमी। इनेलो विधायक अभय चौटाला धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठाते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर जंगलराज और लुटेरों का गिरोह लगातार सक्रिय हो रहा है और लुटेरों का गिरोह सक्रिय होने से कानून व्यवस्था ध्वस्त होती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, विधायकों को लगातार धमकियां मिल रही हैं और आम आदमी की तो बात ही छोड़ दी। विधायकों को जब धमकियां मिल रही हैं तो आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा। प्रदेश सरकार संरक्षण प्राप्त खनन माफिया लगातार सक्रिय हैं, जो पुलिस के आला अधिकारियों को भी नहीं बख्श रहे हैं और सरेआम उनको भी मार रहे हैं। कि संरक्षण में माफिया चल रहा है। अब विधानसभा का सेशन आ रहा है, कैसे उस सेशन में इन सब बातों से बचा जाए, इसके लिए विज साहब ने आज बयान दे दिया कि हम किस न्यायिक की जांच करावेंगे। ये 8 वर्ष से सोए हुए थे। ये माफिया तो पिछले हुड्डा के ऊपर आरोप लगाया विज ने कि हुड्डा के वक्त से सक्रिय था। तो क्या जो हुड्डा के वक्त से सक्रिय माफिया था, उस माफिया को रोकने का सरकार ने कोई प्रयास किया? अगर प्रयास किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। इन हालात में प्रदेश में जंगल राज है, प्रदेश में सरकार नहीं, लुटेरों का गिरोह है। हमारी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूरे प्रदेश में सरकार की पोल खोलने का काम। खबर फरीदाबाद से है, जहां पर फरीदाबाद के पर्वतीय कॉलोनी से पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर एक युवक की गला रेत कर हत्या कर दी है और पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस मामले में मृतक की पत्नी और प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी मृतक के घर के सामने ही रहा करता था और उससे संबंध मृतक की पत्नी के बताए जा रहे। उनके मुताबिक महिला के प्रेमी ने पहले तो महिला के साथ मिलकर उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव को अपने घर के बाथरूम में ले जाकर छिपा दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पूछताछ लगातार कर रही है और जल्दी खुलासा करने की बात कर रही है। मामला एक पर्वतीय कॉलोनी का मामला है। सुबह हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी कि भाई पर्वतीय कॉलोनी में मर्डर हुआ है, तो उस पर तुरंत जो है SHO साहब और ACP साहब और मैं खुद भी वहाँ पे पहुँचे थे। तो हमने देखा कि वहाँ पे एक डेड बॉडी है और मारने वाले एक उसकी वाइफ थी और एक उसका बॉयफ्रेंड था और दोनों ने मिलके डेड बॉडी को, जो बॉयफ्रेंड था इमाम कुरैशी, उसने अपने घर के अंदर जो बाथरूम बना हुआ था उसके अंदर छुपा दी थी और उसको बाहर डालने की फिराक में था। और किसी ने सूचना दी तो सूचना के ऊपर हम गए थे। वो दोषी भी राउंड अप हो चुके हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है और डेड बॉडी बरामद होगी, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जवाहर कॉलोनी के अंदर हमारे हिंदू भाई जो कि क्या नाम है जवाहर कॉलोनी में रहते हैं और आज सुबह ही उनकी हत्या कर दी गई थी। इमाम नाम का कोई व्यक्ति है, उनके घर के सामने ही ऑलमोस्ट रहते हैं। तो कुछ कहासुनी आपस में हुई होगी, तो उस चक्कर में उन्होंने उसका गला रेत दिया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप लगातार बने रहें हर खबर के साथ।